नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज किस किस की क्लास लगेगी, कौन कौन सी क्लास लगेगी, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। चौथे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। चौथे चरण में मोदी 400 पार, ये बात सच हो गई है क्या? ग्राउंड रिपोर्ट देश के अलग अलग हिस्सों से जो आई है, वो ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है, आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। हैदराबाद में ओवैसी के लिए वोट पड़े या नहीं पड़े? ओवैसी हार रहे हैं, माधवी लता जीत रही हैं क्या? पब्लिक ने हमारे माइक पर, हमारे कैमरे पर क्या बताया, आज आपको दिखाऊंगा। हैदराबाद का जिक्र होगा। इसके अलावा कन्नौज से वो रिपोर्ट आ गई जो बता रही कि अखिलेश हारेंगे या जीतेंगे कन्नौज, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ममता के गढ़ बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है आज, आप खुद देखिए। यानी चौथे चरण की वोटिंग पर वो कंप्लीट रिपोर्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद बात होगी कि क्या शीश महल में केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया, इसका सच क्या है इस आरोप का? शीश महल में मारपीट का आरोप, लेकिन केजरीवाल साइलेंट मोड में क्यों है? पुलिस थाने जाकर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के बारे में क्या बताया, आज इसका चैप्टर भी है। इसके अलावा काशी में पीएम मोदी के रोड शो की वो तस्वीरें जो पूरे यूपी का रिजल्ट आपको बता रही हैं। मोदी योगी की जोड़ी रथ पर निकली तो पूर्वांचल में कैसे खेला हो गया, और पीएम मोदी के पटना वाले रोड शो में वो हुआ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। इसके अलावा वो आंसू जो बता रहे नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आने वाली हैं। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। मुंबई के कई इलाकों में शाम को अचानक आए जबरदस्त आंधी तूफान से हालात बिगड़ गए। मुंबई के घाटकोपर इलाके में पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के सीएम ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में सेवा की। पीएम मोदी ने गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं को लंगर परोसा। इससे पहले पीएम ने गुरुद्वारे में रोटियां भी बेली और खाना पकाने में सहयोग भी किया। पीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ बातचीत भी की। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के आधार पर प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। हालांकि कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया और ईडी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की। लखनऊ के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि स्कूल पहुंच रहे थे बच्चे, तभी अचानक स्कूल मैनेजमेंट को बम की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और बच्चों को घर भेज दिया गया और पूरे स्कूल परिसर की चेकिंग कराई गई। हालांकि शुरुआती जांच में बम की धमकी अफवाह निकली। इसी तरह की धमकी पिछले दिनों दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को भी मिल चुकी है। चीन के इशारे पर लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रही मालदीव सरकार ने आखिरकार मदद के लिए भारत के आगे हाथ फैला दिया है। भारत ने मालदीव को $5 करोड़ की मदद दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने पिछले दिनों भारत यात्रा के दौरान मदद की गुहार लगाई। मालदीव में भारतीय दूतावास की तरफ से मदद की जानकारी देने पर मालदीव ने भारत का आभार जताया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। चौथे चरण में मोदी 400 पार, ये सच हुआ या नहीं, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है। हैदराबाद में ओवैसी हार रहे, माधवी जीत रही क्या? पब्लिक ने क्या बताया? कन्नौज से वो रिपोर्ट आई है जो बता रही है अखिलेश हारेंगे या जीतेंगे। ममता के गढ़ बंगाल में बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है आज, खुद दिखाओ, देखिए आप। और चौथे चरण की वोटिंग पर वो कंप्लीट रिपोर्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सबसे पहले उसका चैप्टर। लोकसभा चुनाव का आज बहुत क्रूशियल फेज था और हमने आपको पाठशाला में इसके बारे में बताया था, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी 400 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और जिस 400 के टारगेट के लिए चुनाव का चौथा चरण बहुत इंपॉर्टेंट था, उधर विपक्ष है जो किसी तरह से नरेंद्र मोदी की सीटें घटाने पर जोर लगाए हुए है। वोटिंग से किस तरह के संकेत मिले, चुनावी गर्मा गर्मी से कैसे संकेत मिले, हॉट सीट्स का क्या हाल रहा, किन बातों पर वोट पड़ा है, लोगों के लिए मुद्दे क्या रहे वोट डालते वक्त, अखिलेश यादव की कन्नौज सीट फंस गई है या अखिलेश से कन्नौज सीट निकल रही है, ओवैसी हैदराबाद में जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है, बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पुरानी पार्टी लेफ्ट को इस बार भी गिरिराज सिंह क्या बड़े अंतर से निपटा देने वाले हैं। आज आपको सब कुछ बताऊंगा, एक फीलिंग क्या है ग्राउंड पर वो बताऊंगा।
लेकिन आज की खास बात यह थी कि मौसम आज पहले के मुकाबले थोड़ा ठीक था, गर्मी उतनी नहीं थी, तो वोटिंग परसेंट में भी पहले से बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। एक खास बात और थी कि एक तरफ लोग वोट डाल रहे थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सड़कों पर अलग ही लेवल का सेंटिमेंट भी दिख रहा था। वाराणसी में आज पीएम मोदी का जबरदस्त रोड शो हुआ है, जिसमें भीड़ ही भीड़ थी। इसी तरह पटना में पीएम का रोड शो हुआ था, तो इतने लोग उन्हें देखने के लिए आ गए जो शायद ही किसी नेता को देखने के लिए आते हो। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा लगाव तब क्लियर कट दिख रहा है जब विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी तो जाने वाले हैं, मोदी तो गए, उनकी सीटें नहीं आ रही। लेकिन जब सड़कों पर ऐसा माहौल दिखता है तो विपक्ष के दावे हवाई साबित होते हैं। पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट, पूर्वांचल पर उसका असर, यह सब आगे दिखाऊंगा। उनके लिए कैसे लोग भावुक हो जा रहे हैं, कैसे नरेंद्र मोदी एक कल्ट फिगर बनते जा रहे हैं, यह आगे दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं चौथे चरण की वोटिंग की, क्योंकि इसी से यह डिसाइड हो गया कि पीएम मोदी 400 के टारगेट के कितने पास पहुंचने वाले हैं या नहीं। सबसे पहले यह देख लीजिए कि आज 96 सीटों पर जो वोटिंग हुई है वो कहां कहां हुई है, पहले उसको समझ लीजिए। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर आज वोट पड़ गए। तेलंगाना की सारी 17 लोकसभा सीटें आज जो हैं उन पर फैसला हो गया। यूपी में इस चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हुई है, बंगाल की 8 सीटें इसमें शामिल थी। महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आज वोट पड़े हैं, मध्य प्रदेश की 8, झारखंड की 4 सीटें और बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके अलावा ओडिशा की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट इसमें शामिल है। यानी कुल 10 राज्यों की 96 सीट्स पर आज वोटिंग कंप्लीट हो गई। अब इस चौथे चरण का जो अहम फैक्टर है वो ये कि इस चरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वोटिंग हुई है जहां पर बीजेपी और एनडीए अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे राज्यों को देखें तो वहां पर इस चरण की सारी सीटें पिछली बार एनडीए ऑलरेडी जीत गई थी, तो वहां सीटें रिटेन करनी है और दक्षिण में बढ़ानी है। जैसे आप देखिए पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो जिन 13 सीटों पर आज यूपी में वोटिंग हुई वो 13 की 13 एनडीए ने जीती। मध्य प्रदेश की 8 की 8 सीट बीजेपी जीत गई थी। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोट पड़े हैं वो पिछली बार सारी बीजेपी के खाते में गई थी। ओडिशा की 4, ये भी सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली थी। यानी 96 में से 30 सीट तो ऐसी है जहां पर आज वोटिंग हुई है तो बीजेपी या एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया था और सारी की सारी जीती। और ये सिर्फ 4 राज्यों में थी। इसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए इस चरण में सिर्फ 1-1 सीट हारी थी। इन राज्यों में महाराष्ट्र की 11 सीट है जहां एनडीए 10 जीत गई थी 11 में से। झारखंड की 4 सीट है जिनमें से 3 एनडीए ने जीती थी। यानी अगर आप इन 6 राज्यों को मिला दें तो 96 में से 45 सीट ऐसी है जो एनडीए ने पिछली बार उसमें से 43 सीटें जीत ली थी। इन सीटों पर एनडीए के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं है, उन्हें पिछली बार का परफॉर्मेंस बस रिपीट करना है। लेकिन 400 के टारगेट के लिए इस चरण में जो अहम राज्यों में वोटिंग हुई वहां पर बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ा स्कोप है। और कैसे यही चरण बीजेपी और एनडीए को 400 के पार पहुंचा सकता है यह हमने आपको बताया था, लेकिन पहुंचा रहा है या नहीं यह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इस चरण की सबसे हॉट सीट हैदराबाद का हाल क्या है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ओवैसी भाईजान हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पहली बार कहा जा रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही थी। हैदराबाद ओवैसी का 40 साल से बना हुआ गढ़ है, लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने ओवैसी के पसीने छुड़ा दिए। जिस हैदराबाद में ओवैसी के लिए कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उस हैदराबाद में ओवैसी को पसीना बहाना पड़ गया। एक से बढ़कर एक तीखे बयान देकर माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ानी पड़ गई। हैदराबाद में वोटिंग के बाद वहां के वोटर्स ने क्या कहा है सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा हैदराबाद में क्या माहौल रहा। फिर बताऊंगा कि अगर हैदराबाद में आज की वोटिंग ने ओवैसी को कैसे फंसा दिया है। असद साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं आती। सारी दुनिया की ताकत असद साहब को नहीं रोक सकती। किसी कीमत से 100% पतंग आ रही, इंशाअल्लाह 100% पतंग आ रही। सारी दुनिया की ताकत 4 मीनार को नहीं रोक सकती। देखिए, लेकिन माधवी लता का तो ये कहना था कि हैदराबाद में कोई काम ही नहीं किया असद साहब ने। नहीं, वो काम करे नहीं करे वो तो आदमियों को मालूम है, जो कर लिए सो वालों को मालूम है, महलों में रहने वालों को मालूम है, ऐसा बोलते हैं। अब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हैदराबाद में काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ काम हुआ है। हमारे जो असद साहब है पूरी हर चीज को लेके चलने वाले हैं, माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पूर्ण की। ये माधवी लता, बीजेपी, आरएसएस, ये क्या है,
हमारे असद साहब का नहीं है, तो उनको लेके चलते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है हैदराबाद के बारे में। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हैदराबाद, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सिंस फ्रॉम लास्ट 40 साल से हैदराबाद में कम्युनलिज्म को रोका गया है मजलिस की तरफ से। इंशाल्लाह ये बार भी कम्युनलिज्म को रोका जाएगा। माधवी लता है कौन मैडम? ये यहाँ पे असद साहब है, आज से नहीं, 66 बरस, मेरे बड़े, मेरे दादा, मेरे बाबा, पर ऐसा क्या ये कारण लोग है? जानते हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको जहाँ तक हैदराबाद की अगर जंग की बात करें? मैडम बोलने की क्या बात है, एमआईएम जिंदाबाद। एमआईएम आती है, आप बेफिक्र। और माधवी लता को हम लोग नहीं जानते, देखिए, हम लोग इस फर्स्ट टाइम बार देख रहे हैं ये बात। फर्स्ट टाइम वोटर है आप हैदराबाद में, आप क्या इश्यूज को लेकर वोट करने गई? जो भी चल रहा है अभी नेगेटिविटी। क्या आपको लगता है कि माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा पाई? हाँ, हरा पाएगी वो। जी 100%। ये बार 40 साल का जो एमआईएम का राज था वो खत्म होगा एंड डेवलपमेंट के लिए वोट दिए हम। 100% माधवी लता एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी के तरफ से भी आ रही है और उसका पॉन एंड बॉटम होल सिटी का है। और एक टाइम पे 15 साल पहले था कि भाई मोदी आएगा, बीजेपी आएगा या कौन आएगा बोल के। अब मोदी जी आने के बाद में अब ऐसा है कि हर हिंदू वोट, अब हिंदू क्या, जो मुसलमान को भी मालूम है वो मुसलमान भी है कि मोदी जी को सपोर्ट करेगा। बहुत लोगों को वही चाहिए, माधवी लता जीतना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होना ये बार। ठीक है, हो गए तो अपने पूरे सपने पूरे होते हैं। देखिए मतलब जो अभी वोटिंग और इतनी जो लोगों में जागरूकता है कि नहीं वोटिंग के कारण कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया एक साइड पे दोनों भी टक्कर में ही हैं। ये हैदराबाद में लता असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही है। बराबर देंगी, नहीं देंगे नहीं, चांस तो है, चांस तो है। माधवी लता ओवैसी की पतंग को काट रही है। पूरी 99% कोशिश हो रहा हो, 100% 99% कोशिश कर रहे हो लोग। लता को इस बार इतना पसंद क्यों कर रही है? क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी और इतनी अच्छी, और मोदी जी के साथ है तो ऑब्वियसली उन्हीं को देंगे हम। तो क्या माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा रही है? श्योर। जय श्री राम। ये है हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए, ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं लोग। आप हिंदू बहुल इलाके में चले जाइए, लोग माधवी लता कर रहे हैं। ये हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, यानी कांटे की टक्कर हैदराबाद में देखने को मिलेगी। ये आज लोगों के सुन के लग रहा है। हैदराबाद में आज वोटिंग के दौरान विवाद भी हो गया। वोटिंग के दौरान माधवी लता बूथ पर जाकर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक कर रही थी। माधवी लता कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि हैदराबाद में बोगस वोटिंग होती है, जिसकी वजह से ओवैसी जीतते हैं। आज माधवी लता फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठवाकर वोटर कार्ड से चेहरा मैच करा रही थी। इसका एआईएमआईएम ने जमकर विरोध किया। माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए एक बार कैसे माधवी लता खुद चेकिंग कर रही थी। ये तो 38 है, अब 38 के कहाँ है? उठाइए कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये चल रहा है। पहले बनाई से कितने साल पहले बना है? तो 38 इंडिया में तो 44 इंटी वयसु। हैदराबाद में बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के समर्थक वोटर्स को धमका रहे हैं। बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी करके एआईएमआईएम पर आरोप लगाया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और लोगों को वोट करने के लिए कह रहे हैं। टी राजा ने इसी वीडियो पर कहा कि एआईएमआईएम के समर्थकों के इस तरह से दरवाजा पीटने से वोटर प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है कि किसे वोट करना। हैदराबाद के वोटर्स को आपने सुना, वहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है और ओवैसी के लिए इस बार आसान राह नहीं है कि वो हंसते खेलते हैदराबाद से चुनाव जीत जाएं जैसे हर बार होता था। क्योंकि हैदराबाद में वोटिंग के बाद यह बात भी ध्यान रखनी होगी कि हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए गए। 5 साल में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर करीब 16% गिर चुका है। 2019 में एआईएमआईएम को हैदराबाद में 59% वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह 43% रह गया। इस बार ओवैसी के सामने कांग्रेस, बीएसपी, बीआरएस के कैंडिडेट भी थे। 2019 में कांग्रेस और बीआरएस को करीब 13% वोट गया था। इस बार बीएसपी और बीआरएस में गठबंधन है। हैदराबाद से बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है। 2014 और 2019 में कांग्रेस को हैदराबाद में करीब 50,000 वोट मिले थे। अब 5.5 लाख वोटर हट गए तो 50,000 भी
बड़ा नंबर हो गया है। यानी हैदराबाद में ओवैसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है या फिर जीत भी मिल सकती है। इसलिए हैदराबाद की सीट पर 4 जून को सबकी नजर होगी और रिजल्ट के बारे में सोच सोचकर ओवैसी का बीपी 4 जून तक तो थोड़ा हाई रहने वाला है। खैर, वैसे इस चरण की वोटिंग के बाद बहुतों का बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि इस चरण में ऐसे कई राज्य थे जहां की वोटिंग नरेंद्र मोदी को 400 के टारगेट के पार पहुंचा सकती है। इसका कैलकुलेशन भी आपको बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कन्नौज से क्या रिपोर्ट आई है। लेकिन बड़ा दिलचस्प कैलकुलेशन है कि चौथे चरण के बाद अगर जो दावे हैं वो सही हुए तो नरेंद्र मोदी कहां जा सकते हैं, एनडीए कहां जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा इस तस्वीर को देखिए, कैलकुलेशन समझिए, गणित क्या कहता है। अमित शाह के दावे के हिसाब से अगर बात करूं तो अगर आप देखेंगे पिछली बार, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टारगेट रखा गया है कि टारगेट क्या रहने वाला है, जो बीजेपी या अमित शाह दावा कर रहे हैं, और उसके बाद गेन कितना है, अगर इसको आप देखेंगे तो आपको राज्यवार दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे तेलंगाना में 17 सीट पर वोट पड़े, ठीक है। इसमें पिछली बार बीजेपी को कितने वोट आए थे या एनडीए को कितने वोट आए थे, 4, माफ कीजिएगा, कितनी सीट आई थी, 4 सीट आई थी। इस बार अमित शाह ने टारगेट क्या रखा है कि हम 17 में से 12 से 15 सीट जो है वो जीत जाएंगे। यह अमित शाह ने टारगेट रखा है। यानी अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो 8 से 11 सीट का गेन हो जाएगा बीजेपी और एनडीए के लिए। यह तेलंगाना की बात बता रहा हूं। इसी तरह से अगर आप आंध्र को देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां पर कुल सीट कितनी है, 25 सीट जिसके लिए वोटिंग हुई है, 25 सीट। पिछली बार बीजेपी को कितनी सीट आई थी, मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया 25 में से। अमित शाह कह रहे हैं कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है तो ये एनडीए 17 तक चला जाएगा, यानी 14 गेन की बात हो रही है कि 14 सीट हम बढ़ा लेंगे। ये अमित शाह दावा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बंगाल देखिएगा, बंगाल का आपको हिसाब दिखाता हूं, तो बंगाल में चौथे चरण में 8 सीट पर वोटिंग हुई है। इन 8 सीट की बात कर रहा हूं। इसमें से बीजेपी को पिछले बार कितनी आई थी, मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया है बीजेपी की तरफ से, 8 की 8 सीट जीतने का टारगेट अमित शाह रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है बंगाल में। यानी गेन कितना है, 5 सीट का गेन है। अब अगर इस गेन को मिलाएं तो ये टोटल गेन कितना हो जाता है, टोटल गेन बीजेपी के लिए कितना हो रहा है, अगर आप इसको मिला दीजिए, यानी बीजेपी कह रही है कि वो पिछले बार की अपनी सीटों में 30 सीट का इजाफा कर लेगी। जहां बीजेपी और एनडीए 26 सीटों का जंप टारगेट करके चल रही है, 26 से 30 सीट का, तो अगर आप इसको 2019 के रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे, 2019 में क्या हुआ था, 2019 में चौथा चरण जहां पर इस बार वोट पड़े हैं, उनकी सीटें कितनी हैं, 96 सीट। इसमें एनडीए को कितनी आई थी पिछले बार 2019 में, 47 सीट आई थी पिछली बार। इंडी को कितनी आई थी, इंडी गठबंधन को 11 सीट आई थी और अन्य को आई थी 38 सीट। अब जरा कैलकुलेशन देखिए कि इस चौथे फेज में जो बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो 30 सीट का गेन करेगी, तो इस 30 सीट के गेन को अगर आप इसमें जोड़ दें पिछले बार के मुकाबले, तो 2024 में क्या हो सकता है भाई, पिछले बार आप 47 थे, बीजेपी कह रही है कि हम इसमें गेन कर लेंगे, तो ये 30 प्लस 47 इज इक्वल टू 77 सीट। कितने में, 2024 में बीजेपी 96 में से 77 सीट एनडीए के लिए देखकर चल रही है। अब अमित शाह क्या बोले, अमित शाह बोले 3 चरण में उनका दावा है कि बीजेपी या एनडीए को 190 सीट आ रही है, 190 सीट। चौथे फेज का अगर आप मिला दीजिए, ये 77 सीट जो है, इसको अगर मिला दीजिए इसमें कि भाई चौथे, मान लिया कि अमित शाह जो कह रहे हो उतना ही हो रहा, तो बीजेपी या एनडीए अभी कितनी सीट पर आ जाते हैं, 267 सीट पर। आप देख रहे हैं 267। 4 चरण तक 2019 में अगर आप देखेंगे, 2019 में इन्हीं 4 चरणों में बीजेपी कितनी सीट जीत पाई थी, एनडीए 230, यानी सीधे सीधे 37 सीट का गेन हो रहा है अगर अमित शाह का दावा सही है तो। अब अगले चरण में कितनी सीटें बची हुई हैं, जो 3 चरण बचे हैं, 3 चरण बचे, उसमें कितनी सीटें हैं, 164 सीट पर अभी वोटिंग बची हुई है। 400 के लिए बीजेपी को कितना चाहिए भाई, बीजेपी कह रही है हम 267 पहुंच चुके हैं, ये उनका दावा है, तो 400 के लिए उनको और कितने सीट की जरूरत है,
133 सीट की जरूरत है 164 में से। और पिछली बार बीजेपी इन 167 में से 164 में से कितनी जीत गई थी? 123 बीजेपी 2019 में जीत चुकी है इन 164 सीटों में से। यानी बीजेपी को इस बार अपने जो अगले 3 चरण है उसमें पिछले बार के परफॉर्मेंस में मात्र 10 सीट बढ़ानी है, 10 सीट। और अगर यह आंकड़ा 267 का अमित शाह का सही है तो बीजेपी भैया 400 पहुंच सकती है, यह अगर अमित शाह का दावा सही है। यानी बहुत दूर नहीं है बीजेपी 400 से, अगर चीजें अमित शाह के दावे के हिसाब से चल रही हैं तो। इधर पीएम मोदी पूरी प्लानिंग के साथ 400 पार के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अलग ही बातें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल ने कहा कि मोदी जी की टाटा बाय बाय हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले 400 पार का नारा देते थे, अब 150 पार भी नहीं बोल पा रहे। पता नहीं इन्होंने कहां सुन लिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव क्या फंस गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कन्नौज की दिखाऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। इनका फोकस सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जून 4 के बाद इनकी तरफ से कौन होगा यह तो बता ही नहीं रहे। हालांकि राहुल गांधी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी और उनके दोस्तों की सीट फंसी हुई। आज कन्नौज में भी वोटिंग हुई जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कन्नौज में वोटिंग के दिन खूब बवाल, खूब हंगामा हुआ है, एक दूसरे पर खूब आरोप लगे हैं, बहुत बहसबाजी भी हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव खुद कन्नौज पहुंच गए और जगह जगह जाकर खुद मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि जांच के बाद हर बार की तरह प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। कन्नौज में दोनों तरफ से लग रहे आरोपों के बीच वोटिंग के दौरान कन्नौज में कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला। कन्नौज के सौरिख इलाके में बीजेपी समर्थकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत पोलिंग बूथ पहुंच गए, पुलिसकर्मी से भिड़ गए। बीजेपी विधायक ने पहले तो पुलिसकर्मी को धमकाया और फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मामले की शिकायत की। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव भी उस पोलिंग बूथ पहुंचे जहां बीजेपी समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस पुलिसकर्मी से मुलाकात भी की, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। कन्नौज सीट को लेकर अखिलेश यादव इसलिए भी टेंशन में हैं क्योंकि उनके सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती। कन्नौज समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार के बीच वोटिंग के दौरान क्या माहौल रहा, उस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको कन्नौज सीट का समीकरण बताऊं। मेरा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए होगा कि कन्नौज में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो गुंडागर्दी है ये सब ना हो। तो अखिलेश भैया का है बारी। सुब्रता को आज सभी लोग जानते हैं क्या क्या किया है, पर क्या करे, मोदी जी की है ना बात, तो इसलिए मोदी जी की। किन मुद्दों पर कन्नौज की जनता वोट कर रही है? विकास के बारे में नेता सभी अच्छे लग रहे हैं। और मुद्दा कौन सा है? मुद्दा क्या सोच के वोट किया, क्या चाहते हो आप? बस ये भविष्य बच्चों को चाह रहे, बच्चों का भविष्य बनाए और आगे कार्रवाई बढ़िया हो, अच्छे से सुरक्षा हो। विकास होना चाहिए और क्या, कोई भी आए विकास हो। सिर्फ उन्हीं को देख के काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। वो चीज़ उनके लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा करा, बहुत अच्छा करा, चीज़ अच्छी करी। बस कहीं ना कहीं कमी रही है कि एक यूथ को जो रोजगार चाहिए, बस वो चीज़ कमी रही बस। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है शांति व्यवस्था और कानून की है, जो कि मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में उन सर्वोपरि रही है। तो कन्नौज में तो भैया लोग कैमरे पर विकास विकास कर रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत हालांकि झोंक दी है, यहां तक कि मैनपुरी में भी ज्यादा प्रचार नहीं किया। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज से चुनाव लड़कर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का नुकसान करवा दिया, क्योंकि कन्नौज की वजह से अखिलेश बाकी सीटों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए। कन्नौज के साथ यूपी में आज 13 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में ये सभी 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी।
और इनमें से 10 सीटों पर तो बीजेपी की जीत का मार्जिन 12% से लेकर 32% तक था। और ये 13 सीटें हैं कन्नौज, उन्नाव, इटावा, कानपुर, बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, धौरहरा, अकबरपुर और मिश्रिक। ये सारी सीटें पिछले बार बीजेपी ने जीती। यूपी में बाकी सीटों पर वोटिंग कैसी हुई, वोटर्स ने क्या कहा, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, आपको कानपुर की पब्लिक का रुझान दिखाता हूं। फिर बताऊंगा कि दूसरी हॉट सीट्स पर क्या हाल रहा। बेगूसराय में पिछली बार कन्हैया कुमार को हराने वाले गिरिराज सिंह की सीट पर कैसी वोटिंग हुई है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले कानपुर में वोटर क्या कह रहा है सुनिए। देखिए, कहना चाहेंगे तो उम्मीदवार पे वोटिंग नहीं हो रही यहाँ पे। एक ही हमारे मजबूत उम्मीदवार है मोदी जी। मजबूत उम्मीदवार किसी को मत कहें कि इस बार कांग्रेस भी टक्कर से लड़ रही है और भाजपा भी अपने तरीके से लड़ रही है। कानपुर क्या, ये राष्ट्र का चुनाव है। सुरक्षा के मुद्दे में वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो उसको मैं 100 में 100 नंबर देता हूँ। मजबूती के आधार पे तो इस समय दो विचारधारा चल रहा है और हमारे लिए दोनों लोग एक हिसाब से जो राजनीतिक मापदंड है उस पे दोनों लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये कानपुर की पब्लिक का सेंटिमेंट। हालांकि चौथे चरण में भी कई वीआईपी कैंडिडेट मैदान में हैं, जैसे यूपी की खीरी सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महाराष्ट्र की जालना सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दादाराव दानवे। इन 5 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक पूर्व सीएम समेत कई और दिग्गजों की सीटों पर आज मतदान पूरा हो गया। यूपी के कन्नौज से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा खूंटी सीट से झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में थे। हैदराबाद से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनका मुकाबला बीजेपी की माधवीलता से है, ये तो सबको पता ही है। बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में है और बहरामपुर सीट से बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं। ये सारे कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स जिनके नाम आपको बताए। इनमें बिहार की बेगूसराय सीट पर भी सबकी नजर थी, क्योंकि यहां पिछली बार चर्चित मुकाबला हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से कन्हैया कुमार को धो डाला था। कन्हैया कुमार तो इस बार बेगूसराय से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मैदान में और उनका मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से। 2019 में गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट से सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया था। बेगूसराय में पब्लिक ने किन मुद्दों पर वोट किया, वहां वोटिंग पैटर्न क्या रहा, जरा बेगूसराय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या लगता है इस बार जो राम मंदिर बना और ये बहुत अच्छा है सर, उसी के आधार पर तो वोट दिए हैं। हाँ, उसी के आधार पर वोट दिए हैं, एकदम बहुत अच्छा है। आप लोग जो वोट करते हैं तो क्या कैंडिडेट देख के या मोदी जी को? मोदी जी को देख के वोट किए हम लोग। मोदी जी को? हाँ। क्यों मोदी जी को देख के क्यों करते? मोदी जी को देख के इसलिए करते हैं कि जो वो जितना वादा किए हैं, नहीं 100% लेकिन 60-70% वादा अपना पूरा किए हैं, इसलिए कैंडिडेट कौन हो जाता है? मोदी फैक्टर। ओनली मोदी फैक्टर। ये हमारे कैंडिडेट जो है वो शीशा में घूमते हैं, शीशा में गाड़ी लगा के और रोड शो करते हैं। मोदी जी एक बड़ा फैक्टर है। जी बस कैंडिडेट जी, मोदी है तो सब कुछ संभव है सर। करने आए जी सर, वोट तो कर दिए। अच्छा, क्या मुद्दा आप लोग मानते हैं कि इस बार होना चाहिए? कैंडिडेट से ऊपर क्या मोदी जी है? इस बार तो खैर मोदी जी है ही, 400 पार होगा ही। 400 पार होगा? जी सर। क्यों इतना मोदी जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? कैंडिडेट को भी नहीं पूछते हैं, सीधे मोदी जी के नाम पे? ये तो बात है कि कैंडिडेट हम नीचे नहीं देख रहे हैं, क्या है ऊपर देख रहे हैं कि हमारा मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या है, जितना पहले ताकत में नहीं थे, अभी मोदी जी आए तो पूरा ताकत से खड़ा है सब जगह, चाहे वो सेना में हो, चाहे युद्ध में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे कुछ हो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, कैंडिडेट का कोई गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी का गारंटी है। अच्छा, मोदी हो रखा है बेगूसराय में भैया, तो ये पब्लिक कह रही है, वो आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब वहां क्या रिजल्ट होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, हम ऊपर देख रहे हैं कि मोदी जी को लाना है, ऊपर बैठाना। इस चरण की एक और हॉट सीट है महाराष्ट्र की औरंगाबाद वो सीट है जहां ओवैसी की पार्टी का सांसद है। हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद ही वो इकलौती सीट है जहां एआईएमआईएम जीती थी। इस बार शिवसेना में फूट की वजह से औरंगाबाद में मुकाबला दिलचस्प हो गया। औरंगाबाद में इस बार ट्रायंगुलर फाइट है। एआईएमआईएम से इम्तियाज जलील, शिवसेना शिंदे से संदीपन राव भूमरे और शिवसेना उद्धव से चंद्रकांत खैरे। 2019 में इम्तियाज जलील ने चंद्रकांत खैरे को 4492 वोट से हरा दिया था।
लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट के पास है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे, जो भी कट्टर शिव सैनिक थे, वो अब मुस्लिम बस्तियों में भी जाकर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि औरंगाबाद में करीब 22% मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। लेकिन औरंगाबाद के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, आपको दिखाता हूं। औरंगाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि औरंगाबाद में हवा का रुख क्या है। वोट डालते हैं तो लोकल नेता को देख के वोट डालते हैं या किसी दिल्ली के बड़े नेता को देख के वोट डालते हैं? देखिए, दिल्ली के बड़े नेता को देख के डालना चाहिए, वो ठीक रहता है। क्योंकि जो सरकार ऐसी हो कि भाई सबको लेके चलने वाली सरकार हो, हम उसको देख के डालते हैं। जो विकास करेंगे, जो काम करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। नहीं, धर्म से कोई मुद्दा नहीं, जो काम करता है उसके लिए वोट करना चाहिए। हमारा मुद्दा है देश एकता होना, बस जात पात का सवाल है। भारत बड़ी मुसीबत से ऊपर लाया हुआ है। हमारे शहर की यानी औरंगाबाद की तरक्की होना, जो भी तरक्की है, युवाओं को नौकरी होना, और जो भी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री एरिया है। वोट जो है किन मुद्दों को देख के डालते हैं? लोकल नेता को देख के डालते हैं या दिल्ली के किसी बड़े नेताओं को? दिल्ली के बड़े नेताओं को देख के डालते हैं। महाराष्ट्र के अलावा बंगाल में भी आज चौथे चरण में वोटिंग थी। बंगाल में आज 8 सीटों पर वोट पड़े। जैसा बंगाल में अक्सर दिखता है, इस चरण में भी कई जगहों पर बवाल हुआ। दुर्गापुर में पोलिंग बूथ पर पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष का वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। इसके बाद दिलीप घोष की टीएमसी समर्थकों के साथ तीखी बहस हुई। हालात धक्का मुक्की तक पहुंचते देख सुरक्षा कर्मियों को दखल देना पड़ा। आरोप है कि दिलीप घोष का विरोध कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव भी किया। पथराव में सुरक्षा बल के एक जवान को गंभीर चोट भी आई। दुर्गापुर में हुए बवाल पर हमारी सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। हम फिलहाल दिलीप घोष के काफिले में है। बर्दवान दुर्गापुर देखिए, फोर्स का जो है ईटा फेंककर सर फोड़ दिया। टीएमसी वालों ने पत्थर मारा था। सर पथराव हुआ था उस समय? हाँ। क्या हुआ? पत्थर मारा। देखिए पूरी गाड़ी को जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए, दिलीप घोष के सामने गाड़ी है और फोर्स की जो गाड़ी है उससे भी तोड़ दिया गया है। सर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। जो उनके यहाँ पर जवान थे सेंट्रल फोर्स के, उनको फिलहाल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ हम तस्वीरों में दिखा दे किस तरह से एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे दिलीप घोष, और तभी उनके काफिले पर जो है इस तरह से पथराव होता है। और चौथे चरण में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो अभी तक जो बड़ी खबर आ रही है, चौथे चरण में 63.12% वोटिंग की खबर आ रही है। बंगाल में सबसे ज्यादा 76% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश में करीब 70% मतदान, जो कि मध्य प्रदेश के पिछले चरणों से बहुत बड़ी उछाल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में 58% वोटिंग की खबर आ रही है। और जैसा हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि ये आंकड़े अपडेट होंगे, यानी वोटिंग प्रतिशत और ऊपर जा सकता है। लेकिन इस बार के चौथे चरण के चुनाव में क्या रहा नहीं रहा, उसकी खबर तो आपको दिखाई। बंगाल में बवाल हुआ, ये भी दिखाया। लेकिन एक आरोप लग रहा है शीश महल में बवाल होने का। क्या शीश महल में केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को पिटवाया? इसका सच क्या है इस आरोप का? शीश महल में मारपीट का आरोप, लेकिन केजरीवाल साइलेंट मोड में क्यों है? पुलिस थाने जाकर स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के बारे में क्या बताया, अब इसका चर्चा। जेल से आते ही केजरीवाल ने 10 गारंटी दे दी, लेकिन एक गारंटी वो देना भूल गए, और वो गारंटी ये है कि हर दिन नए विवाद और नए बवाल की गारंटी। क्योंकि वो जेल के अंदर रहें या जेल के बाहर रहें, कोई ना कोई विवाद ऐसा जरूर होता है जिससे केजरीवाल की हेडलाइन बनती है। यही आज भी हुआ। आज दिन भर केजरीवाल और उनके शीश महल में हुई एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा होती रही, जिस घटना के बारे में ना तो केजरीवाल कंफर्म कर रहे हैं, ना ही केजरीवाल के लोग कंफर्म कर रहे हैं, ना ही उनकी पार्टी कंफर्म कर रही है। जो हर बात में शोर मचाते हैं, वो इस पूरी घटना पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री के घर में ऐसी घटना हो गई है और इस घटना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। सब साइलेंट मोड में, चुप्पी पर। ना केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, ना उनके लोग बोल रहे हैं, ना पार्टी कुछ बोल रही है। हालांकि पब्लिक खूब बोल रही है, चर्चा खूब हो रही है। पुलिस का भी इस पर बयान है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के शीश महल में भयंकर हंगामा और मारपीट हुई है? क्या आम आदमी पार्टी की सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में मारपीट हुई है? क्या सीएम केजरीवाल ने अपने पीए विभव कुमार से कहकर स्वाति मालीवाल पर हमला करवाया? क्या ये सारे सवाल आज खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि केजरीवाल और उनकी पार्टी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये सब सवाल तब से उठे जब से दिल्ली पुलिस को आज एक पीसीआर कॉल मिली। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में आज सुबह 9:31 पर एक कॉल किया गया। कॉल करने वाली महिला ने बताया कि वो सीएम आवास से बोल रही है और अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनके साथ बुरी तरह मारपीट की।
सीएम आवास का नाम आते ही दिल्ली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। कंट्रोल रूम में की गई कॉल को तुरंत लोकल पुलिस को ट्रांसफर किया गया। लोकल पुलिस जब शीश महल पहुंची तो वहां पता चला कि मारपीट और हमले की शिकायत करने वाली कॉल दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल ने की। फिर दिल्ली पुलिस के कहने पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने भी गई। इस पूरे मामले का पूरा रिकॉर्ड भी दिल्ली पुलिस के पास है। जब पीसीआर कॉल हुई तो दिल्ली पुलिस की डायरी में भी उसका रिकॉर्ड दर्ज किया गया। उसकी फोटो देखिए। इस डायरी में लिखा है कि एक लेडी कॉलर ने फोन किया, बताया कि वो सीएम आवास पर है और यह भी लिखा है कि उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। ये शब्द देखिए, ये पुलिस ने जो लिखा वही बता रहा हूं, अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं। पुलिस के रिकॉर्ड में है कि देखिए मुझे बुरी तरह पिटवाया है। सुनिए इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने क्या आधिकारिक बयान दिया है, फिर आपको बताऊंगा कि इस मामले का सच क्या है। At around 9:34 a.m., we received a PCR call wherein the lady caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police along with the SHO responded to the call. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. No complaints was given by her. In this matter, till now we have not received any complaint. यानी पुलिस कह रही है कि स्वाति मालीवाल थाने भी गई सिविल लाइन, लेकिन उन्होंने लिखित में कोई शिकायत नहीं। अब क्योंकि इस मामले में कई चीजें क्लियर हैं, कई चीजें क्लियर नहीं हैं, इसलिए यह मामला अभी सस्पेंस से भरा हुआ है और उलझा हुआ। जैसे अगर इस मामले में दिल्ली पुलिस के वर्जन पर विश्वास करें तो दो बात तो क्लियर है। पहली बात, पुलिस को स्वाति मालीवाल की तरफ से ही मारपीट का कॉल किया गया था, यह तो पुलिस कह रही है। दूसरी, स्वाति मालीवाल दिल्ली के सीएम आवास पर थीं और उन्होंने केजरीवाल पर पीए से पिटवाने का आरोप लगाया। तीसरी बात, खुद स्वाति मालीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस थाने भी गई थी, यह भी पुलिस कह रही है। लेकिन यह मामला इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि कई बातें अभी क्लियर नहीं। जैसे पहली बात तो यह कि केजरीवाल अपनी ही पार्टी के सांसद से कथित मारपीट क्यों करवाएंगे, यह भी क्लियर नहीं है कि जब स्वाति मालीवाल थाने गई तो उन्होंने कोई लिखित में शिकायत क्यों नहीं दी। क्या ऐसा हुआ कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई और बाद में किसी दबाव में आकर उन्होंने शिकायत नहीं दी। इसकी संभावना इसलिए भी है क्योंकि केजरीवाल के सीएम आवास पर पहले भी मारपीट के आरोप लग चुके हैं, उसके बारे में भी आपको आगे बताऊं। वैसे इन सवालों के जवाब इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि स्वाति मालीवाल इस मामले में अभी तक कोई सफाई भी नहीं दे रही है। ना तो मारपीट की बात को नकार रही हैं, ना ऑन कैमरा उसको स्वीकार कर रही हैं, ना उन्होंने ट्वीट किया। अगर बात झूठी है तो स्वाति मालीवाल ट्वीट कर देती कि नहीं ये गलत खबर उड़ा रही है दिल्ली पुलिस। एक ट्वीट नहीं, एक बयान नहीं। अगर ये बात गलत है तो आम आदमी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देती कि भाई अब दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है। ऐसी कोई कॉल नहीं हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, केजरीवाल जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सीएम हाउस, आम आदमी पार्टी, किसी की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा, एकदम सन्नाटे में चले गए अभी तक। जब तक हम पाठशाला में आपको बता रहे हैं तब तक कोई बयान नहीं आया, इसलिए चार मुंह और 10 बातें हो रही। इस मामले में आम आदमी पार्टी और स्वाति मालीवाल की खामोशी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि आम आदमी पार्टी तो हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर तूफान खड़ा कर देती है, लेकिन सीएम आवास पर सांसद से मारपीट की खबर पर एकदम सन्नाटा, एकदम पिन गिराइए तो टन-टना के कान में आवाज लगेगी, इतना सन्नाटा है आम आदमी पार्टी में। स्वाति मालीवाल भी हर मुद्दे को मुखर होकर उठाती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर वो खूब हल्ला बोलती है, लेकिन अपने साथ हुई कथित मारपीट पर कुछ भी नहीं बोल रही। हालांकि आम आदमी पार्टी भले ही कुछ ना कहे, लेकिन बीजेपी ने तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने इस मामले में सीधे अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। सुनिए एक बार बीजेपी नेताओं ने कैसे केजरीवाल पर हमला बोला, फिर आपको बताऊंगा कि वो लिस्ट जिससे स्वाति मालीवाल के झगड़े के कनेक्शन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बहुत ही शर्मसार करने वाली एक खबर मीडिया के थ्रू हम सबको पता चली है। ये पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के उकसाने पर उनके ओएसडी ने हाथ उठाया है, अभद्र व्यवहार करा है, दुराचार करा है उन्हीं की पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ। बहुत ही गंभीर बात है। राज्यसभा की सांसद, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को आखिर मुख्यमंत्री के घर के अंदर से दिल्ली पुलिस को फोन क्यों करना पड़ा। लेकिन अगर ये सच है और विभव ने स्वाति मालीवाल को मारा है, पिटाई की है स्वाति मालीवाल की, और इतनी हद तक बात पहुंच गई कि स्वाति मालीवाल को पुलिस बुलानी पड़ी, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से फोन करना पड़ा, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ये पाप है।
और इसके जिम्मेदार केजरीवाल होंगे। आज शाम को जो खबर आई उससे लोग स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट को जोड़ने लगे। दरअसल हुआ क्या कि आज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट से स्वाति मालीवाल का नाम गायब, जबकि 4 मई को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी तो उसमें स्वाति मालीवाल का नाम 16वें नंबर पर मौजूद था। यानी जो नेता दिल्ली में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 16वें नंबर पर थी उसे पंजाब में प्रचारकों की लिस्ट में जगह ही नहीं मिली, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम है जो आम आदमी पार्टी की नेता तक नहीं है। अब लोग सुबह स्वाति मालीवाल से हुई कथित मारपीट और इस लिस्ट का कनेक्शन जोड़ने लग गए। हो सकता है कि विवाद की एक वजह यह भी हो या कुछ और, यह तब तक स्पष्ट नहीं होगा जब आम आदमी पार्टी, केजरीवाल या स्वाति मालीवाल सामने आकर कुछ नहीं बता। लेकिन स्वाति मालीवाल तो आम आदमी पार्टी की ही सांसद है, उनसे कोई सीएम आवास पर मारपीट क्यों करेगा? दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाति मालीवाल करीब सुबह 9:10 पर केजरीवाल के घर पहुंची। वो केजरीवाल से मिलना चाहती थी लेकिन उनके पर्सनल स्टाफ ने मना किया। हालांकि क्या इसी बात पर स्वाति मालीवाल का केजरीवाल के पर्सनल स्टाफ से झगड़ा हुआ, यह अभी कुछ क्लियर नहीं। वैसे जिन लोगों को यह लग रहा है कि सीएम आवास पर कैसे मारपीट हो जाएगी, वहां तो काफी सिक्योरिटी रहती है और केजरीवाल का पर्सनल स्टाफ है, वो मारपीट क्यों करेगा? ऐसे लोगों को यह बता दूं कि जब टाइम्स नाउ नवभारत ने केजरीवाल के शीश महल का खुलासा किया था तब भी उनके आवास के बाहर हमारी टीम से बदसलूकी और धक्का मुक्की हो चुकी है। ये तस्वीरें आपको उस समय की दिखा रहा हूं कि किस तरह से हमारे रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी हुई थी और क्या क्या हुआ था, ये आप सबने देखा था। शीश महल पर खुलासा करने के बाद हमारी रिपोर्टर्स की टीम केजरीवाल से उनका रिएक्शन लेने सीएम आवास गई थी, लेकिन वहां पर रिपोर्टर्स के साथ बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और फिर पंजाब में हमारी रिपोर्टर के साथ क्या हुआ था ये तो सबने देखा। इसलिए सवाल कई हैं, जवाब एक भी नहीं मिला। सुविधा अनुसार चुप्पी साध लेने की अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। वो जिस भी मामले में फंसते हैं, आरोप लगते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं। ऑपरेशन शीश महल पर भी उन्होंने आज तक क्लियर कट सफाई नहीं। इसी तरह शीश महल के अंदर मारपीट के आरोपों पर भी वो चुप है, जबकि सीएम आवास पर एक महिला सांसद के साथ कथित मारपीट के आरोप इतने गंभीर हैं, इस पर इंडी गठबंधन के नेताओं को भी तो बोलना चाहिए था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि आम आदमी पार्टी इस पर सफाई क्यों नहीं देती कि भैया आके बोलिए ये झूठ है, ये खबर ही झूठी है। भाई आदमी बोलेगा हाँ चलिए भाई झूठ है, लेकिन झूठ है ये भी क्यों नहीं बोल पा रहे, क्यों चुप्पी साध रखी है? ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में बन गया। खैर पब्लिक लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह से भावनाएं उड़ेल रही है, अब आपको यह दिखाता हूं। काशी में पीएम मोदी के रोड शो की वो तस्वीरें जो पूरे यूपी का रिजल्ट बता रही। मोदी योगी की जोड़ी रथ पर निकली तो पूर्वांचल में कैसे खेला हो गया। पीएम मोदी के पटना वाले रोड शो में वो हुआ जो आप देखकर दंग रह जाएंगे, और वो आंसू जो बता रहे कि नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें आने वाली। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी तो गयो, खत्म, टाटा बाय बाय, वो हवाबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जमीन पर जो हो रहा है या तो वो दिखाई नहीं दे रहा या वो देखना नहीं चाहता। क्योंकि जो जमीन पर दिख रहा है वो तो अलग ही लेवल का दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए लोगों का जो सेंटिमेंट है ना बॉस, वो अलग लेवल पे जाता दिख रहा है। इतने चुनाव हम लोगों ने भी कवर किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए लोग देख कर रोने लग रहे हैं बॉस। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाओं से लेकर पुरुष तक नरेंद्र मोदी को सामने देखकर भावुक हो जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, जैसे कोई मतलब कल्ट फिगर देख लिया। ये मोदी मोदी के नारे से आगे का वो इमोशनल फैक्टर है जिसे बहुत लोग अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि अब लोगों के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ एक नाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ऐसे विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं जो पिछले कुछ दशकों में किसी नेता के लिए उन्होंने शायद ही देखा। ऐसा इमोशन अगर आपको थोड़ा बहुत दिखता भी हो तो दक्षिण की राजनीति में दिखता था, लेकिन अब पूरे देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए दिख रहा है। आज ही आप नरेंद्र मोदी का वाराणसी का रोड शो देख लीजिए ना, लोगों के सेंटिमेंट्स, भावनाएं, उत्साह एकदम बहा जा रहा है निकल के। वाराणसी की सड़कों के दोनों तरफ भीड़, इतनी गर्मी में मकान, दुकान, छत, बालकनी, जिसको जहां से मौका मिल रहा है एक झलक नरेंद्र मोदी को देख लेना चाह रहा है। उनसे इमोशनल कनेक्ट इतना हो गया। इतनी भीषण गर्मी में अपने नेता की एक झलक देखने का इंतजार करना कोई सामान्य बात नहीं है। इस नजारे को देखकर कोई भी समझ सकता है कि काशी के लोगों का पीएम मोदी से कैसे अलग जुड़ाव है।
ये बात पीएम मोदी भी मानते हैं कि वो काशी के लिए एक सांसद से ज्यादा एक पुत्र की भूमिका में। पीएम मोदी ने आज काशी में बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। लेकिन इस रोड शो से काशी के लोगों के अलावा पूर्वांचल की 13 सीटों के साथ पूरे यूपी पर सीधा असर पड़ने वाला है। इस सियासी गणित को समझाने से पहले आप पीएम मोदी के इस रोड शो की कुछ झलकियां देखिए। आपको खुद पता चलेगा भाई कि आपने ऐसा किसी नेता के लिए देखा या नहीं। इसके बाद पीएम मोदी से मिलने वाले लोगों की आंखों में जो आंसू आए हैं उसके बारे में बताओ। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी की ऊर्जा देखिए। सुबह वो पटना में थे, वहां कई लोगों को इंटरव्यू दिए, उसके बाद यूपी पहुंचे, वहां जबरदस्त गर्मी में रोड शो किए, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर चले गए। अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये मामूली बात नहीं है कि 10 साल से एक नेता को लेकर ऐसा स्नेह, ऐसा सम्मान न सिर्फ बना हुआ है बल्कि 10 साल से बढ़ता जा रहा है। अब तो नरेंद्र मोदी को लेकर यह दीवानगी इस लेवल पर चली गई है कि जो दीवानगी एक वक्त पर दक्षिण भारत में वहां के नेताओं और सुपरस्टार्स को लेकर सुनने और देखने को मिलती है, उससे भी कहीं आगे अब नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों की भावुकता में दिखती है बात। लोग नरेंद्र मोदी को देखकर एकदम रोने लग जा रहे हैं, इमोशनल हो जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में पीएम मोदी के प्रति अथाह प्रेम और सम्मान की भावनाएं दिखती हैं, लेकिन जैसे ही अपने सबसे प्रिय नेता से वो मिलते हैं तो उनकी भावनाएं आंसू के रूप में बहने लगती हैं। जरा एक बार ये आप देखिए कैसे पीएम इस चुनाव में देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं और मतलब एज का वेरिएशन देखिए, मतलब बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुष से लेकर महिला तक नरेंद्र मोदी को देखकर एकदम एकदम रोने लग रहे हैं। देखिए जरा। इस तरह की भावुक कर देने वाली तस्वीरें लगातार आ रही। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिसमें कुछ बच्चे पीएम मोदी के लिए उनकी तस्वीर बनाकर लाए थे, लेकिन जब भाषण के दौरान पीएम मोदी का ध्यान उन बच्चों पर गया तो उन्होंने इन बच्चों से एक संवाद किया। देखिए जरा। बेटी आप हाथ नीचे करो, मैं आखिर में इसको ले लूंगा आपसे। आप हाथ नीचे करो, मैंने देख लिया है। आप बड़े प्यार से चित्र बना के लाई हो, मेरी टीम आकर के ले लेगी। बेटा रोना मत, रोना मत बेटा, बस मुझे मिल जाएगा बेटा, मैं ले लूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कनेक्ट देख रहे हैं आप, छोटी बच्ची है, उसको उतनी पॉलिटिक्स की समझ भी नहीं हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसको देख लिया, उसकी फोटो मंगवा ली, इतने में भावुक हो रही। एक और वीडियो देखिए, इसमें भी लोग पीएम मोदी से मिलने के बाद बहुत भावुक हो गए। नरेंद्र मोदी जहां भी जा रहे हैं इस तरह के इमोशंस दिख रहे हैं। कल ही पीएम मोदी पटना में, ऐसी भीड़ पटना की सड़कों पर थी जो पहले कभी किसी के लिए नहीं देखी गई। पीएम मोदी वैसे तो कई बार चुनाव प्रचार के लिए पटना जा चुके हैं, लेकिन रोड शो पहली बार किया। पीएम मोदी का 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो था।
पटना हाईकोर्ट से शुरू हुआ और गांधी मैदान के पास जेपी गोल चक्कर के पास गया। इस दौरान पीएम मोदी को लेकर पटना में, अरे बाप रे बाप, दीवानगी, जोश, जुनून पब्लिक में दिखाई दिया। ये शब्दों में बताने लायक तस्वीर ही नहीं थी। वहां से पटना से लोग बता रहे थे, मतलब पीएम मोदी का रोड शो पटना में ऐसा इवेंट बन गया जहां लोग अपने परिवार के साथ बस एक झलक नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़क किनारे घंटों खड़े रहे। न गर्मी की चिंता, न पसीने की फिक्र, न ही भीड़ का तनाव। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पटना शहर पीएम मोदी के 3.5 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान सड़क पर निकल आया। मतलब भाई संडे था, लोग अमूमन मॉल जाते हैं, फिल्म जाते हैं, नहीं भैया, लोग सड़क के किनारे खड़े कि नरेंद्र मोदी को देख लेना। ये पटना के रोड शो की तस्वीर दिखा रहा हूं। जो माहौल कल पटना में था उससे दोगुना आज काशी में दिखाई दे दिया। काशी में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो 2014 के बाद से जैसे एक नियम है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री काशी में रोड शो करते ही करते, और उस समय वो काशी वालों के लिए प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के सदस्य की तरह रहते। ये है पीएम मोदी के लिए काशी वासियों का सेंटीमेंट, जो शायद विरोधियों को दिखाई नहीं देता। किस तरह से वहां लोगों का हुजूम उमड़ा। आगे बढ़ने से पहले इस रोड शो की कुछ खास बातें भी आप देखें। पीएम मोदी के इस रोड शो में करीब 10 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बीजेपी ने काशी और उसके आसपास के 5 लाख लोगों को निमंत्रण पत्र बांटे थे। पीएम मोदी के रोड शो में देश के अलग अलग राज्यों से 12 मुख्यमंत्री पहुंचे थे। 6 किलोमीटर लंबे इस रोड शो के रास्ते में करीब 24,000 घर पड़ते हैं। इसके अलावा 18,000 से ज्यादा व्यापारी व्यापार करते हैं। इस रास्ते में आने वाले हनुमान घाट को मिनी दक्षिण भारत कहा जाता है, क्योंकि यहां बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के मठ स्थित है, लोग रहते हैं। इसके अलावा सोनारपुरा में बंगाली आबादी रहने की वजह से इस इलाके को मिनी बंगाल कहा जाता है। इसके आगे मदनपुरा में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में बनारसी साड़ी का बड़ा कारोबार भी होता है। 2014 में पीएम मोदी के काशी आने के बाद यहां के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदले। 14 और 19 में काशी के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट होकर पीएम मोदी को बम्पर वोट दिया। यही वजह है कि पीएम मोदी अपने काशी से अपना एक जो रिश्ता है वो एक सांसद से ज्यादा मां बेटे का रिश्ता मानते। आगे बढ़ने से पहले आपको काशी के पिछले चुनावों के नतीजों पर जो स्थिति थी वो भी आपको याद दिला देता हूं। जैसे लोकसभा चुनाव 2014 में मोदी को 5,81,022 वोट मिले। इसके अलावा वोट शेयर 56.48%। पीएम मोदी 3,71,784 वोट से जीतकर सांसद बने। फिर आया 2019 का चुनाव। 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद पीएम मोदी का वोट बढ़ गया। 6,74,664 वोट मिला नरेंद्र मोदी को, और 56% जो वोट शेयर था वो 63% के पार चला गया, और जीत का मार्जिन बढ़कर 4,79,505 वोट पहुंच गए। यह है नरेंद्र मोदी के लिए काशी की जनता का प्यार। काशी के आज के रोड शो को देखकर कोई बच्चा भी बड़े आराम से बता सकता है कि यहां तीसरी बार का क्या नतीजा रहने वाला। इसके बाद भी पीएम मोदी इतनी मेहनत कर रहे हैं। काशी के इस 6 किलोमीटर वाले रोड शो को पूर्वांचल की कई सीटों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसमें वाराणसी के अलावा मिर्जापुर है, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, मछली शहर, लालगंज, गाजीपुर, घोसी, बलिया और सलेमपुर के अलावा भदोही, आजमगढ़ ये सीटें शामिल। 2009 के इलेक्शन में बीजेपी ने इन 13 सीटों में मात्र 2 जीती थी 2009 में, और 2019 आते आते 13 की 13 जीत ली। अब यह समझिए कि काशी के रोड शो से पूर्वांचल पर किस तरह का डायरेक्ट असर पड़ता है। 2014 में 14 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती। 2019 में, माफ कीजिएगा, इसमें पूर्वांचल वाली बता रहा हूं, 13 में से 8 सीटें जीती। आज वाली 13 की 13 जीती। इसके अलावा 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव अगर आप देखें, मोदी काशी में 3 दिन रुके और पूर्वांचल की 40 सीटों की बाजी बदल गई। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी मोदी के बनारस में रहने का फायदा यह हुआ कि बीजेपी को पूर्वांचल में 29 सीटें जीतने को मिल गई। आप में से बहुत से लोगों को पीएम मोदी का यह रोड शो एक चुनावी रोड शो लग रहा हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रोड शो का सनातन और आध्यात्मिक यात्रा से बड़ा गहरा रिश्ता है। पीएम मोदी ने काशी में अपने रोड शो के लिए इस रूट को ही क्यों चुना, यह भी आपको बता दूं। लगभग 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य ने काशी में 80 संगम से बाबा विश्वनाथ के धाम तक विश्वनाथ वंदन यात्रा की शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने जिस बीएचयू गेट से रोड शो की शुरुआत की है वो पंचकोशी परिक्रमा के पहले पड़ाव का केंद्र बिंदु। शास्त्रों में लिखा है कि पंचक्रोशी के स्थान को प्रणाम करने से सभी प्रकार के भय और शत्रुओं का विनाश होता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक किसी स्थान की यात्रा से पहले ग्राम देवता
और स्थान देवता को प्रणाम करके कोई यात्रा या कार्य शुरू किया जाता है तो यश और कीर्ति प्राप्त। इसके अलावा रोड शो के दौरान आने वाले 80 घाट से काशी विश्वनाथ मंदिर के बीच 40 घाट पड़े। इस रास्ते पर काशी खंड के 28 मंदिरों के साथ ही वैष्णव और शैव संप्रदाय के 60 आश्रम के 1500 संत रहते हैं। 80 से विश्वनाथ मंदिर के मार्ग पर छोटे और बड़े 257 मंदिर भी हैं। इस रूट पर 80 भदैनी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास की कर्मस्थली और रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली। इसके अलावा 80 से गदौलिया का मार्ग आजादी के पहले से ही राजनीतिक रूट। आजादी के पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी मार्ग से गए। 11 अगस्त 1942 को राजनारायण के नेतृत्व में छात्रों का पहला जुलूस भी इसी मार्ग से निकला। यानी नरेंद्र मोदी जिस रास्ते से रोड शो करते हुए गए हैं उसका अपना महत्व है। और नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का जो महत्व है वो तो आपको पता ही है। यानी यूपी में नरेंद्र मोदी के काशी में इस रोड शो का बड़ा असर पड़ने वाला है और खास तौर पर पूर्वांचल में भी पड़ने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताऊं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, मुंबई में आज आंधी तूफान की वजह से पेट्रोल पंप पर लगी होर्डिंग गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 तक पहुंच गई है। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र सरकार एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मुंबई में लगे सभी होर्डिंग्स की जांच करवाई जाएगी। आरोप है कि घाटकोपर में पेट्रोल पंप पर लगी जिस होर्डिंग के गिरने से हादसा हुआ उसे लगाने में नियमों की अनदेखी की गई थी। और आप तस्वीर देखिए, आज दरअसल मुंबई में बहुत जबरदस्त तूफान आया है और उसी दौरान ये होर्डिंग वहां पर गिर गई और जिसमें अभी खबर ये आ रही है कि 8 लोगों के मरने की खबर है। और अब देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराई जाए। एक छोटा सा ब्रेक।